आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स ब्रोमिनेशन। ए ऑप्शन आपके पास फिनॉल है, बी ऑप्शन PHNHCOCH3 है, सी ऑप्शन PHCOCH3 है और डी ऑप्शन PH और इस पे CH3 है। चलिए एनालाइज करिए। Which of the following compound is least reactive towards bromination reaction? ब्रोमिनेशन रिएक्शन मतलब आपको ब्रोमिनेशन रिएक्शन करना है और लीस्ट रिएक्टिव। और अगर ऑप्शन को ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं सारे के सारे बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स हैं। तो बेंजीन का मतलब पाई बॉन्ड, और जो बेंजीन का मतलब पाई बॉन्ड है तो दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। और अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है तो किसी न किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर इसका रिएक्शन होगा। और अगर किसी न किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर इसका रिएक्शन होगा तो जिस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर रिएक्शन कराकर रिएक्शन की बात कर रहा है दैट मीन्स हेलोजिनेशन ब्रोमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहा है। तो Br+ पर रिएक्शन करना है और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाना है। तो जब इसके ऊपर रिएक्शन करते हुए हम जब इंटरमीडिएट बनाते हैं तो वो इंटरमीडिएट कुछ ऐसा ही तो बनता है, यहाँ E और ये H और ये कार्बोकेटाइन। और बाद में H को निकाल देते हैं। वो H को निकालने के बाद हम जो प्रोडक्ट बना लेते हैं बेटा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का चला आता है। सोचिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो दैट मीन्स सिग्मा बॉन्ड हमने यहां से तोड़ा है, एक नया सिग्मा बॉन्ड यहां हमने बनाया है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की यही आपकी मैकेनिज्म होती है। अब सोचिए अगर रिएक्शन दो स्टेप में प्रोसीड कर रहा है, एक में एरोमेटिक कैरेक्टर अपना एरोमेटिक कैरेक्टर लूज कर रहा है और दूसरे में एरोमेटिक कैरेक्टर गेन कर रहा है। तो लूज कर रहा है यही आपका स्लो होता है और यही आपका RD स्टेप होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में रिएक्टिविटी का क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है तो हमको देखना गया है इसी पर्टिकुलर RD स्टेप पे हमको प्रॉपर फोकस करना है। सोचिए जितना ज्यादा पैसा होगा उतना आसानी से इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कर देगा, और दूसरा जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना आसानी से इधर से इधर चलाएगा। तो मतलब कि अगर सब्सट्रेट की रिएक्टिविटी आपको देखनी है तो आपको केवल और केवल यही देखना है कि बेंजीन के पास कितना ज्यादा पैसा है। जितना ज्यादा यहाँ पैसा होगा इनडायरेक्टली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करना आसान होगा। मतलब कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि इसी बेंजीन से कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हो, कभी इसी बेंजीन पे रेफरेंस वैल्यू H लगा हुआ हो और कभी इसी बेंजीन से कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हो, तो क्या होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, फिर रेफरेंस वैल्यू होगा, फिर बाद में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। यही तो आपको देखना है। तो आपको इन्हीं ग्रुप्स का नेचर को पहचानना है कि अगर बेंजीन से OH लगा हुआ है तो क्या करेगा, बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है तो ये प्लस M से पैसा देगा। अगर दूसरे को देखें तो बेंजीन से NHCOCH3 लगा हुआ है तो यहाँ भी लोन पेयर है, तो A डबल बॉन्ड B C के पास लोन पेयर है तो दैट मीन C भी प्लस M से बेंजीन को पैसा देगा। तीसरे में देखें तो A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D है तो दैट मीन कीटोन जो है ये -M से पैसा खींचेगा। और अगर यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर CH3 लगा हुआ है तो प्लस हाइपर कंजुगेशन और प्लस I से ये पैसा देगा। तो दो केस ऐसा है जिसमें प्लस M का पैसा मिल रहा है, एक केस है -M से पैसा जा रहा है, एक केस है हाइपर कंजुगेशन से पैसा आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिएक्टिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिएक्टिविटी कम, तो इसका तो आ गया सबसे कम। अब डोनेशन इसमें के कारण भी हो रहा है और इनके कारण भी हो रहा है। ये प्लस M से पैसा दे रहे हैं जो ज्यादा पैसा देंगे, ये प्लस हाइपर कंजुगेशन प्लस I से दे रहे हैं मतलब कम देंगे, तो तुलनात्मक घर में पैसा कम है। अब बच्चा फंस गया कि इसको सोचे या इसको सोचें, तो ऑर्डर याद रखना है। प्लस M का ऑर्डर याद रखना है कि पहले O- फिर NH2 फिर NHR फिर NR2 फिर OH, फिर आपका OH, फिर आपका OR, फिर आपका NHCOR, NHCOR, फिर OCOR, ये तो ऑर्डर है। फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इतनी चीज आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है। और OH का प्लस M ज्यादा होता है, NHCOCH3 का प्लस M कम होता है, तो इसका मतलब मोस्ट रिएक्टिव की बात किसकी हो गई, A की। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दें तो सबसे पहले A सोच लेना है, फिर B सोच लेना है, उसके बाद D सोच लेना है और बाद में C सोच लेना है। अब ये तो हो गया ऑर्डर। अब पूछ क्या रहा है, लीस्ट रिएक्टिव। तो ये हो गया मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद ये हो गया, फिर ये हो गया और सबसे लास्ट में ये हो गया। तो लीस्ट रिएक्टिव कौन सा हो गया, यही हमारा C हो गया। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।
आपके पास क्वेश्चन है कंपेयर रेट ऑफ EAS मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसमें कंपेयर किया हुआ है? कंपेयर किया हुआ बेंजीन के ऊपर ONA, बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर NH2 और सिंपल बेंजीन। इसी को इसने ABCD दे दिया है और इसी को इधर उधर करते हुए आपसे क्वेश्चन क्रिएट कर लिए हैं। सोचिएगा, कंपेयर द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात वो कर रहा है। तो जो रेट की बात करता है बेटा, तो हम आपसे बार बार बोलते हैं कि आपके पास अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन होता है तो सबसे पहले आपको कार्बोकैटायन बनाना होता है और इसी कार्बोकैटायन को रेजोनेंस की स्टेबिलिटी देते हुए यहां से यहां पहुंचा देते हैं, जिसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। फिर बाद में प्रोटॉन को निकाल देते हैं और प्रोटॉन को निकालने के बाद हम यहाँ पर H को हटाकर E को लगा देते हैं और रिएक्शन 2 स्टेप में प्रोसीड करता है। न्यूट्रल से कार्बोकैटायन बनना, कार्बोकैटायन से न्यूट्रल मॉलिक्यूल का बनना, स्टेबल से अनस्टेबल बनना। दैट मीन्स यही आपका स्लो होगा और यही आपका RDS स्टेप होगा और ये स्टेप कौन सा है? फास्ट है। तो जो क्वेश्चन में रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, रेट की बात कर रहे हैं, यही RDS स्टेप है। तो फोकस करिए, जितना ज्यादा यहां पैसा होगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रोफाइल को पैसा वो दे देगा। मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस बात पे डिपेंडेंट है कि क्या इससे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो घर में पैसा ज्यादा आएगा और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो घर में पैसा कम आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, रिएक्टिविटी कम और H हो गया रेफरेंस वैल्यू। तो यही आपको देखना है बेटा कि जो ग्रुप लगे हुए हैं उनका नेचर कैसा है। तो यहाँ जो ONA लगा हुआ है इनडायरेक्टली O माइनस है, ये आपका प्लस M से पैसा दे रहा है। ये जो आपके पास OH है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ए डबल बॉन्ड BC के पास लोन पेयर, ये भी प्लस M से पैसा दे रहा है। NH2 का मतलब भी यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ए डबल बॉन्ड BC के पास लोन पेयर, दैट मींस ये भी प्लस M से पैसा दे रहा है। और बेंजीन का मतलब यहाँ रेफरेंस वैल्यू H है, जो नहीं पैसा दे रहा है नहीं पैसा खींच रहा है। ये क्या है? रेफरेंस वैल्यू है। तो यही आपको एनालाइज करना है कि O माइनस का प्लस M ज्यादा होता है, OH का प्लस M ज्यादा होता है, ये NH2 का प्लस M ज्यादा होता है। तो ऑर्डर आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है। अगर ऑर्डर प्रॉपर याद हो गया तो क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से लगा लोगे। तो प्लस M का ऑर्डर क्या होता है हमने क्या बताया है? पहले O माइनस, फिर हमने आपको बताया होगा NH2, फिर हमने बताया होगा NHR, फिर हमने बताया होगा NR2, ये बताया है। फिर इसकी बाद कहानी में आता है OH, फिर कहानी में आता है आपका OR, फिर कहानी में आता है यहाँ पे NHCOR, फिर कहानी में आता है OCOR, फिर कहानी में फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये तो ऑर्डर है। और सोचिए O माइनस यहाँ है, O माइनस को ONA भी लिख सकता है, OK भी लिख सकता है, इसके लेवल पे भी तैयार रहिएगा। तो O माइनस A यहाँ पर है तो एक रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई। फिर OH और NH2, तो NH2 आपका यहाँ है और OH आपका यहाँ है, तो NH2 ये हो गया। फिर उसके बाद आपका OH मतलब हो गया B, ऐसे बना दिए। और लास्ट में बेंजीन जो रेफरेंस वैल्यू था ये हो गया आपका D। तो यही आपको देखना है कि भाई कहां पर ACBD लिखा है। एनालाइज करिए, A B बोल रहा है भूल जाइए, AC ठीक है, फिर बाद बोल रहा है B, फिर बोल रहा है D, तो ACBD यही हमारा आंसर है। इधर आइए तो यहाँ CA बोल रहा है भूल जाइए, यहाँ CB बोल रहा है भूल जाइए। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो बेटा कि जब रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें या रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, परेशान मत होइएगा, एक ही चीज है, जितना ज्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। बताओ क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ट्रेंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ए ऑप्शन दे रहा है क्लोरोबेंजीन, बी ऑप्शन में बेंजीन, सी में एनिलीनियम क्लोराइड और डी में टॉल्वीन। इसी को इधर उधर करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन की बात यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शन में क्रिएट कर दिया है। एनालाइज करिए, क्वेश्चन क्या है? अरेंज द ऑर्डर इन डिक्रीजिंग ट्रेंड, किसमें सोचना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेसिस पे एनालाइज करना है।
तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जहां पर पैसा ज्यादा होगा। मतलब अगर मैं बेंजीन को लेता हूं और इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करता हूं तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करके हम यहाँ पे कार्बोकेटाइन को बनाते हैं, और वो जो कार्बोकेटाइन बनता है वो कार्बोकेटाइन ऐसा बनता है जो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन करके सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना लेता है। बाद में प्रोटॉन को निकाल देते हैं, और प्रोटॉन को निकालने के बाद कोरोस्पॉन्डिंग हम इस तरह का एक प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये तो करते हैं। सोचिए, न्यूट्रल से चार्ज बना रहे हैं, चार्ज से न्यूट्रल बना रहे हैं, तो न्यूट्रल से चार्ज बनना ये स्लो होगा और यही हमारा आरडीएस होगा। और यहाँ पे चार्ज से न्यूट्रल का बनना ये स्टेप हमारा क्या होगा? फास्ट होगा। तो जब कभी रेट की बात कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, तो इसका यही देखना है कि ये आरडीएस स्टेप में कितना ज्यादा यहाँ पैसा है। जितना ज्यादा यहाँ पैसा होगा, इनडायरेक्टली न्यूक्लियो इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना उतना ही आसान होगा। मतलब कि हमको देखना है कि इस बेंजीन से अगर कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो इसका मतलब पैसा ज्यादा है, रेफरेंस वैल्यू लगा हुआ है पैसा कम है, और इससे अगर कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो पैसा सबसे कम है। तो डोनेशन के कारण रिएक्टिविटी ज्यादा, विड्रॉल के कारण रिएक्टिविटी कम। अब ये देख लेना है। तो सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर बनाना है। एक बार स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा तब इफेक्ट को हम लोग देखेंगे। तो क्लोरोबेंजीन, और जो क्लोरोबेंजीन बनाते हैं तो कहानी के अंदर बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है Cl। क्लोरोबेंजीन है बेंजीन, और जो बेंजीन है तो इसका ये बेंजीन ऐसा बना दिया, यहाँ क्या लगा हुआ है H। अगर बात करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का मतलब होता है एनिलीन है। इसी एनिलीन के ऊपर HCl का रिएक्शन है और रिएक्शन करते हुए एनिलीनियम, एनिलीन से आया हुआ है तो एनिलीनियम क्लोराइड ऐसे बना दिया। और उसके बाद बोल रहा है टोल्यूइन, तो टोल्यूइन का मतलब क्या है? इसी बेंजीन से यहाँ आपने CH3 ग्रुप लगा दिया तो ये हो गया टोल्यूइन। अब ये इफेक्ट को देखना है कि बेंजीन से कनेक्टेड है Cl, और Cl मतलब हेलोजन, हेलोजन मतलब इसका -I देखना होता है। यहाँ पे बेंजीन मतलब H है, और H का मतलब क्या है? रेफरेंस वैल्यू, जो नहीं पैसा दे रहा है नहीं पैसा खींच रहा है। इसके बाद कहानी में आ रहा है NH3+, जो NH3+ की बात कर रहे हो कि -I से पैसा खींच रहा है, और यहाँ हो रहा है CH3, CH3 का हाइपर कंजुगेशन है, इसका +I है जो कि पैसा दे रहा है। तो यहाँ CH3 हाइपर कंजुगेशन से पैसा दे रहा है, या NH3+ -I से खींच रहा है, H आपका रेफरेंस वैल्यू है, Cl -I से खींच रहा है। तो सबसे ज्यादा पैसा किसमें होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, जिसमें होगा टोल्यूइन, और टोल्यूइन को फोर्थ बोल रहा है तो फोर्थ का सबसे ज्यादा पैसा हो गया। अब सोचिए, रेफरेंस वैल्यू नहीं खींच रहा है नहीं दे रहा है, मतलब बेंजीन, बेंजीन सेकंड है तो इसका सेकंड वाली बात हो गई। अब कहानी में आ रहा है क्लोरोबेंजीन, और कहानी में आ रहा है एनिलीनियम आयन, तो यहाँ Cl का -I और यहाँ है NH3+ का -I। तो ऑर्डर याद होना चाहिए। ऑर्डर क्या है -I का? पहले Nr3+, फिर Sr2+, फिर NH3+। तो NH3+ को पहले ले लिया, और जो NH3+ को पहले ले लिया तो ज्यादा पैसा खींचा। NH3+ के बाद क्या था? उसके बाद सोचो Nr3+, Sr2+, NH3+, NO2 सल्फोनिक एसिड, फिर सारे कार्बोनिल, और उसके बाद हमने क्या बताया था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका तो क्लोरीन उसके बाद आता है, और जो उसके बाद आता है तो इसका तुलनात्मक पैसा ज्यादा है, और तुलनात्मक पैसा ज्यादा है तो इसलिए उसकी बात करेंगे पहले फर्स्ट। और सबसे कम पैसा कहाँ है? एनिलीनियम आयन, तो इसकी बात सबसे लास्ट में हम कर देंगे। तो यही तो हमारा ऑर्डर निकला। यही तो हमको सोचना है कि जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी। अब इसी को यहाँ पे मिला लो, फोर्थ फिर सेकंड, तो यहाँ बोल रहा है सेकंड फिर फर्स्ट, थर्ड फिर फर्स्ट, फोर्थ फिर सेकंड, ठीक है, फिर फर्स्ट फिर थर्ड, फर्स्ट फिर थर्ड, यही हमारा आंसर है। लेकिन डी में बोल रहा है फर्स्ट फिर सेकंड, दैट मीन्स भूल जाओ। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए बेटा कि जब भी कभी रिएक्टिविटी का क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में केवल एक ही पिक्चर आए। क्या आए? अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, कि जितना ज्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में होगा उतना ज्यादा उसका पैसा होगा किसी गरीब को पैसा देने के लिए, दैट मीन्स उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, which one of the following compounds will be most readily attacked by an electrophile? ए ऑप्शन दे रहा है क्लोरोबेंजीन, बी ऑप्शन दे रहा है बेंजीन, सी ऑप्शन दे रहा है फिनॉल, और डी ऑप्शन दे रहा है टोल्यूइन। एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है? which one of the following compounds will be most readily attacked by an electrophile? मतलब इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा बहुत आसानी से अटैक होता है, मोस्ट रेडिली अटैक होता है। मतलब क्या है कि घर में पैसा ज्यादा होना चाहिए।
अगर घर में पैसा ज्यादा होगा तो किसी गरीब को पैसा देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और घर में अगर पैसा कम होगा तो किसी गरीब को पैसा देने की टेंडेंसी भी कम होगी। तो घर किसका है? बेंजीन का है। मतलब कि आपको यही सोचना है कि जो बेंजीन है, क्या इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं या इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किस किस तरीके के हो सकते हैं? प्लस एम का हो सकता है, हाइपर कंजुगेशन का हो सकता है, प्लस आई का हो सकता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉल आपको माइनस एम का हो सकता है, आपको माइनस आई का हो सकता है। तो किसी भी रूप में पैसा आ गया, घर में पैसा आ गया, गरीब को देने की टेंडेंसी ज्यादा, और किसी रूप में पैसा चला गया, घर से पैसा चला गया, गरीब को देने की टेंडेंसी कम। अब यही तो देख लेना है। जो एक से ज्यादा पैसा देने वाला हो गया तो पावर देख लो कि पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। और एक से ज्यादा खींचने वाला हो गए तो सबसे ज्यादा जितना खींचेगा घर में पैसा कम होगा, देने की टेंडेंसी कम होगी, और तुलनात्मक कम खींचेगा घर में पैसा ज्यादा होगा, देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर, यहाँ जो नाम है, इस नाम से स्ट्रक्चर बना लो, और एक बार अगर आपने स्ट्रक्चर बना लिया फिर आप ऑर्डर को कंपेयर कर लो, इफेक्ट को देख लो, आंसर बता दो। तो पहला बोल रहा है क्लोरोबेंजीन। जब आपने क्लोरोबेंजीन बनाया तो बेंजीन के ऊपर क्या लगाया है? क्लोरीन। दूसरा बेंजीन, और जो बेंजीन बनाया तो इस बेंजीन को आपने ऐसे बना दिया, एच रेफरेंस वैल्यू। फिनॉल, तो फिनॉल को जब ले रहे हैं तो बेंजीन है, इस बेंजीन पे लगा हुआ है OH, और टॉल्वीन तो दैट मींस बेंजीन है, इस बेंजीन पे लगा हुआ है CH3। यही है। अब इन्हीं का इफेक्ट देखना है। यहां लगा हुआ Cl, तो Cl क्या करता है? ओनली फॉर हेलोजन, उसका माइनस आई उसका प्लस एम से स्ट्रॉन्ग है, और जिसका माइनस आई इसका स्ट्रॉन्ग है तो दैट मींस यहां क्या देखना है? माइनस आई। बेंजीन में H क्या होता है? ये H होता है रेफरेंस वैल्यू, जो नहीं पैसा देता है नहीं पैसा खींचता है। अब कहानी में आया OH क्या करेगा? ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास लोन पेयर, तो दैट मींस ये प्लस एम से पैसा देगा। अब कहानी में क्या है? CH3, तो बेंजीन के ऊपर अगर CH3 है तो CH3 क्या करेगा? हाइपर कंजुगेशन से प्लस आई से कहीं ना कहीं पैसा देगा। तो सोचिए, कहानी के अंदर एक खींचने वाला ग्रुप है, कहानी में रेफरेंस वैल्यू है, कहानी में प्लस एम से पैसा देने वाला है, कहानी में हाइपर कंजुगेशन से पैसा देने वाला है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मोस्ट रेडिली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल, मतलब किसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, कौन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर देगा। तो सबसे ज्यादा पैसा कहां होगा? जिसमें प्लस एम लगा होगा, जिसमें हाइपर कंजुगेशन लगा होगा। तो किसका पावर ज्यादा होता है? किसका होता है? प्लस। और जब प्लस एम का पावर ज्यादा होता है तो दैट में सबसे पहले बात किसकी करेंगे? फिनॉल। अगर रिएक्टिविटी की बात कर लेते तो सबसे पहले हो जाता C, फिर उसके बाद हो जाता D, क्योंकि दोनों देने वाले हैं। अब यहाँ ये खींचने वाला है, यहाँ खींचने वाला है, ये रेफरेंस वैल्यू है, तो रेफरेंस वैल्यू है तुलनात्मक ज्यादा है, इसलिए कहानी में हो जाता है आपका B, और B के बाद हो जाता A। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में केवल मोस्ट रेडिली पूछा है, एक ही ऑप्शन बताना है, तो दैट मींस आपको क्या सोचना है? फिनॉल। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए बेटा कि घर में जितना ज्यादा पैसा होता है गरीब को देने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होती है। तो घर मतलब बेंजीन, बेंजीन के पास जितना ज्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, इलेक्ट्रोफाइल को पैसा देना उतना ही आसान होगा, दैट मींस रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, इन द सल्फोनेशन, एसिटाइलेशन एंड फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन the group of effective electrophile would be, चलिए एनालाइज करिए। एक में दे रहे हैं SO3+, एक में दे रहे हैं CH3, और यहाँ पे आपका CO+, एक में दे रहे हैं HCO+। यहाँ पे क्या है? SO3, यहाँ CH3 CO+, HCO+, यहाँ SO3, यहाँ CH3 CHO, यहाँ CO HCl, यहाँ HSO3, और यहाँ CH3 CO, और साथ में HCO। एनालाइज करिए, सोचिएगा। इन सल्फोनेशन, एसिटाइलेशन एंड फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन, आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रोफाइल बताइए। सोचिएगा, जब हम सल्फोनेशन की बात करते हैं तो सल्फोनेशन में क्या करते हैं? हम बेंजीन के ऊपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट करते हैं, और इसी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के कॉरस्पॉन्डिंग हम बनाते क्या हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये करते हैं, यही सल्फोनेशन रिएक्शन है। और अगर इसका इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो होता क्या है? इलेक्ट्रोफाइल में यहां पर एक सल्फ्यूरिक एसिड का काम करती है, और दूसरी सल्फ्यूरिक एसिड एक बेस का काम करती है।
क्या करती है, एक बेस का काम करती है। तो बेस ने अगर इसके प्रोटॉन को खींच लिया और ये वाटर के रूप में निकाल दिया, अच्छा वाटर ग्रुप में निकाल दिया तो क्या बना, यहां बना आपका SO2, यहां हो गया OH और यहां बन गया पॉजिटिव चार्ज, ये तो बनेगा। और जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ऑक्सीजन का बस लोन पेयर है, तो ये पैसा भी इधर शिफ्ट हो जाता है, प्रोटॉन सिस्टम से निकल जाता है और कहानी के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल हमको मिलता है वो क्या मिलता है, SO3। तो सल्फोनेशन का जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, SO3। तो कहानी में SO3 प्लस की बात कर रहा है, भूल जाइए, कहानी में SO3 की बात कर रहा है, मतलब हो सकता है, कहानी में SO3 की बात कर रहा है, मतलब इन दोनों में कोई ना कोई हो सकता है। यहाँ HSO3 की बात कर रहा है, भूल जाइए। तो कहानी का ये किरदार तो आपका हट गया। अब या तो ये वाला हो सकता था या तो ये वाला हो सकता था, हमने इसके इलेक्ट्रोफाइल को देख लिया। दूसरा क्या है, दूसरा है एसिटाइलेशन। और जब एसिटाइलेशन की बात करते हैं तो एसिटाइलेशन रिएक्शन क्या है, कहानी के अंदर आपके पास बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर CH3COCl का रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग हम करते गए हैं, यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ से बेंजीन के ऊपर COCH3 लगा देते हैं। अब इसका इलेक्ट्रोफाइल कैसे आएगा, इसका इलेक्ट्रोफाइल आएगा कि जब कहानी के अंदर CH3 है, कहानी के अंदर आपके पास CH3 है, यहाँ CO है और यहाँ Cl है, और जब आपने AlCl3 मिलाया है, लेविस एसिड मिलाया है, तो इसी का लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा और Cl को निकाल देगा, और जब Cl निकल गया तो हमको क्या मिल गया, CH3CO और यहाँ हो गया प्लस, यही इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन दिक्कत क्या है, इस ऑक्सीजन का बस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये रेजोनेंस कर लेगा, और अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दें तो CH3C और यहाँ हो गया O और ये हो गया प्लस। इसी को थोड़ा सही तरीके से लिख दें तो ये क्या हो गया, CH3, ये हो गया C, ये हो गया O और ये हो गया प्लस। अब यही लेना है। और जब यहाँ पे देखो तो इसमें बोल रहा है CH3CHO है, भूल जाओ, और यहाँ बोल रहा है CH3CO+, ये वाली कहानी जो लेके चल रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, B। अब जरा तीसरा भी देख लेते हैं, कह रहा है फॉर्माइलेशन। तो फॉर्माइलेशन क्या होता है, कहानी के अंदर हमने किरदार बेंजीन लिया हुआ है, इसी बेंजीन के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड है, कहानी के अंदर HCl है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग हम जो बनाते हैं वो लेके चलते हैं आपका बेंजल्डिहाइड। अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रोफाइल बनने वाला है। तो जो कहानी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है और कहानी के अंदर आपका HCl है, H+ का रिएक्शन है, तो यही आपस में रिएक्शन करके HCO और ये प्लस ऐसे बना लेंगे। और इसी का अगर मैं रेजोनेंस करा दूं तो रेजोनेंस कराकर मैं इस पर्टिकुलर का ऐसे भी दिखा सकता था कि CO और यहां हो गया प्लस। तो चाहे ऐसे लिख दे चाहे ऐसे लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये लिखा हुआ है HCO, तो HCO और C के ऊपर दिखा रखा है प्लस, यही इलेक्ट्रोफाइल है। तो जो हमारा आंसर निकल के आता है बेटा, वो आंसर क्या निकल के आता है, B। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि सल्फोनेशन का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, SO3। जो एसिटाइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल है वो एसिटाइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल ऐसे भी दिखा सकता है और वो ऐसे भी दिखा सकता है। फॉर्माइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल ऐसे भी दिखा सकता है, वो फॉर्माइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल ऐसे भी दिखा सकता है। तो बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रोफाइल फॉर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ए ऑप्शन दे रहा है RCOCl, बी ऑप्शन दे रहा है RCOC के ऊपर प्लस, सी ऑप्शन दे रहा है RCO लेकिन यहाँ AlCl3 और Al के ऊपर प्लस, और डी ऑप्शन दे रहा है RCOCl और यहाँ पे Cl, यहाँ निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। एनालाइज करिए, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रोफाइल फॉर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। सोचिए, एसाइलेशन रिएक्शन, तो फ्रीडल और क्राफ्ट दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसाइल ग्रुप को बेंजीन के साथ अटैच कराया था, उसी रिएक्शन को बोलते गए हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। इसमें करते गए हैं, इसकी कहानी में हम लेते हैं बेंजीन और इसका रिएक्शन कराते हैं एसिड हैलाइड से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और इसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या बनाते हैं, ये लेते हैं बेंजीन, यहाँ हो जाता CO और यहाँ हो जाता है R, एसाइल बेंजीन बन गया, रिएक्शन हो गया एसाइलेशन। दो साइंटिस्ट का नाम इन्वॉल्व है इसलिए फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कह देते हैं। अब इसी के कोरस्पॉन्डिंग आपको बनाना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। सोचिए, कहानी के अंदर है क्या, कहानी के अंदर एसिड हैलाइड है और कहानी के अंदर AlCl3 है। AlCl3 एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन केवल 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एसिड है, इसको कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन देगा,
तो कहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, इसी क्लोरीन के पास पैसा है, यही क्लोरीन इसको पैसा देगा और इसी बॉन्ड को तोड़ देगा। और इस बॉन्ड को तोड़ देगा तो क्या मिलेगा, RCO, और ये हो गया प्लस, बन गया इलेक्ट्रोफाइल। और साथ में क्या निकलेगा, साथ में निकलेगा AlCl4 माइनस। अगर हेलोजन अलग हुआ, ये हेलोजन अलग हुआ, तो AlCl3X माइनस उस रूप में ये निकल गया। तो जिसका इलेक्ट्रोफाइल निकला वो क्या निकला, RCO प्लस। अगर इसी का रेजोनेंस करा दें और रेजोनेंस कराकर एक नया स्ट्रक्चर भी बनाएं तो ये क्या बन गया, RC, और यहाँ हो गया O और ये हो गया प्लस। इसको थोड़ा सही तरीके से दिखा दें तो RC और ये हो गया O और ये हो गया प्लस। तो चाहे इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे दिखाए चाहे इलेक्ट्रोफिल को ऐसे दिखाए, यही इलेक्ट्रोफाइल होता है, यही बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है और कॉरस्पॉन्डिंग ये बना लेता है। वही आपको देख लेना है। पहले में कह रहा है एसिड हैलाइड, भूल जाओ। दूसरा जो दे रहा है वो दे रहा है RCO प्लस, दैट मींस ये वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो यही वाला कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल है। तीसरे में तेरा RCO साथ में AlCl3, दैट मींस भूल जाइए। और चौथे में RCOClCl दे रहा है, दैट मींस भूल जाइए। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है बेटा कि जो एसाइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, RCO प्लस। लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है और लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है which of the following represents the best reagents for the electrophilic nitration of benzene। बेंजीन है और बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है। अब पूछ रहा है कि इसमें कौन सा बेस्ट रिएजेंट लेना है। ए ऑप्शन बोल रहा है NO2, बी ऑप्शन बोल रहा है HNO2, सी ऑप्शन बोल रहा है नाइट्रिक एसिड और डी ऑप्शन बोल रहा है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड साथ में नाइट्रिक एसिड। याद करिए नाइट्रेशन रिएक्शन। तो जो नाइट्रेशन रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया होगा, तो नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या पढ़ाया है कि बेंजीन के ऊपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और साथ में नाइट्रिक एसिड लेते हैं, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमको जो कंपाउंड मिलता है वो कंपाउंड क्या मिलता है, नाइट्रोबेंजीन। अब क्वेश्चन आता है कि सर नाइट्रेशन करा रहे हो तो नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड लिया, समझ में आया, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड क्यों लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ही कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करते हो। यहाँ की कहानी में सल्फ्यूरिक एसिड है और ये कहानी का कौन सा है, नाइट्रिक एसिड है। अब ये नाइट्रिक एसिड काम करता है बेस का और सल्फ्यूरिक एसिड काम करता है एसिड का, और यहीं पे एसिड बेस रिएक्शन होता है, ये वाटर निकलता है। और जब ये वाटर निकला तब जाके आपने NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन किया, और जो एक बार इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो ही बेंजीन को ऊपर अटैक करेगा और कॉरस्पॉन्डिंग नाइट्रोबेंजीन बना देगा। तो इसका मतलब कि जो रिएजेंट पूछ रहा है कि बेस्ट रिएजेंट कौन सा है, तो बेस्ट रिएजेंट कौन सा है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर। इसीलिए इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। तो याद रखना है कि जब नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों मिलाओगे तब जाके आप कहीं ना कहीं नाइट्रेशन कराओगे और कॉरस्पॉन्डिंग बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाओगे। याद रहेगा। क्वेश्चन पूछ ले कि नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, NO2 प्लस। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फाउंड व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ 1-chlorobutene एंड AlCl3। ए ऑप्शन दे रहा है इथाइल बेंजीन, बी ऑप्शन दे रहा है आइसोब्यूटाइल बेंजीन, सी ऑप्शन दे रहा है टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन और डी ऑप्शन दे रहा है सेक ब्यूटाइल बेंजीन। एनालाइज करिए। व्हाट इज द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फाउंड व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ। तो सबसे पहले बात किसकी करेंगे, बेंजीन की। बेंजीन इज ट्रीटेड विथ 1-chlorobutene। किसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं 1-chlorobutene एंड AlCl3 इन्हीं का रिएक्शन है। सोचिए कहानी के अंदर अल्काइल हैलाइड है और साथ में AlCl3 है, तो होगा क्या, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, और सबसे पहले अगर इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा तो इसी ने AlCl3 के साथ कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके इस बॉन्ड को तोड़ा, और जो ही हेलोजन निकला और निकलने से ब्यूटाइल कार्बोकेटायन बना। लेकिन दिक्कत क्या है, ब्यूटाइल कार्बोकेटायन प्राइमरी है
और इसमें पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की। तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हमने आपको कहाँ पढ़ाया होगा? हमने पढ़ाया है कि जहां पॉजिटिव है उसके बगल से हाइड्राइड, अल्काइल, फिनाइल या बॉन्ड कि अगर शिफ्टिंग से ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन में जाता है तो रीअरेंजमेंट कराते हैं। तो ये जो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है, अगर इसके बगल से हम इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करा के यहां से यहां भेज दें तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब लेस स्टेबल कार्बोकेटायन को आपने मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट कर दिया। और जब ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो गया, अब यही मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बेंजीन से जुड़ेगा। और जब ये बेंजीन से जुड़ेगा तो इसका मतलब सोचिए, यहाँ पे बेंजीन से जोड़ोगे तो इसमें मिथाइल और इसमें इथाइल होगा। तो दैट मीन्स आपने जो बेंजीन से जोड़ा तो इसी कार्बन पे मिथाइल है और इसी पे ये इथाइल है, यहीं पे मिथाइल इधर इथाइल और ये बन गया। तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप है सेक ब्यूटाइल। ये कौन सा है? सेक ब्यूटाइल। तो जो हमें कंपाउंड मिला वो क्या मिला? सेक ब्यूटाइल बेंजीन। तो ई ऑप्शन बोल रहा है इथाइल बेंजीन। तो इथाइल बेंजीन क्या होता है? इस बेंजीन के ऊपर कहानी में इथाइल, लेकिन चूंकि कार्बन 4 है तो 2 तो कार्बन आएगा नहीं, दैट मींस इसको सोचना भी गुनाह है। दूसरा बोल रहा है आइसोब्यूटाइल बेंजीन। तो आइसोब्यूटाइल बेंजीन क्या होता है? इसी बेंजीन से आइसोब्यूटाइल ग्रुप को लगा दो। तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप को लगा दो तो इस पर्टिकुलर को बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। लेकिन क्या आइसोब्यूटाइल है? नहीं। कौन सा है? सेक ब्यूटाइल। तीसरा बोल रहा है टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। और जब टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन की बात करोगे तो टर्सरी कार्बन से जोड़ना है और ऐसे बनाना है। ये भी नहीं है, एक कार्बन 3 मिथाइल चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिथाइल और इथाइल है, भूल जाइए। और चौथा बोल रहा है सेक ब्यूटाइल बेंजीन। यही तो है सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन तो कहानी के किरदार हैं और यही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आंसर कौन सा है? डी। तो याद रखिएगा कि ब्यूटेन होते हैं दो, एक होते हैं एन ब्यूटेन, एक होते हैं आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन दो हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। यहां से हाइड्रोजन हटाते हैं तो एन ब्यूटाइल, यहां से हाइड्रोजन हटाते हैं तो सेक ब्यूटाइल, यहां से हाइड्रोजन हटाते हैं तो आइसोब्यूटाइल और यहां से हाइड्रोजन हटाते हैं तो थर्ड ब्यूटाइल। तो इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन के कोरस्पॉन्डिंग एन ब्यूटाइल सेक ब्यूटाइल और आइसोब्यूटेन के कोरस्पॉन्डिंग आइसोब्यूटाइल एंड सेक ब्यूटाइल। तो बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग नाइट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिगार्डिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इज ट्रू। यहां दे रहा है कि यहाँ पे रेट जब आपका बेंजीन का है, आपका हाइड्रोजन हटाकर ड्यूटेरियम से रिप्लेस करके C6D6 का कर रहा है, यहाँ ट्राइटियम से C6D6 का कर रहा है। तो बोल रहा है कि पहले H का होगा, फिर D का होगा, फिर T का होगा। इसमें बोल रहा है कि कम होगा H का, फिर ज्यादा होगा D का, फिर होगा T का। यहाँ बोल रहा है कि बेंजीन लो, चाहे इसको D से रिप्लेस करो, चाहे T से रिप्लेस करो, H को, तीनों का सेम होगा। और यहाँ बोल रहा है कि पहले H का होगा, फिर D का होगा, फिर यहाँ पे लेस देन T का होगा। एनालाइज करिए। फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग नाइट्रेशन, नाइट्रेशन करा रहा है। और जो नाइट्रेशन करा रहा है तो इसका मतलब बेंजीन लेते हैं, इस बेंजीन के ऊपर हम करते क्या है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और साथ में हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और इसके कोरस्पॉन्डिंग हम नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं। इस रिएक्शन को जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं? नाइट्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिगार्डिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इज ट्रू। ये पूछ रहा है, एनालाइज करिए। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाइए और सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाइए तो होगा क्या? यहीं पे आपका सल्फ्यूरिक एसिड है और यही आपका नाइट्रिक एसिड है। तो नाइट्रिक एसिड एक बेस का काम करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड का काम करेगा और यहीं से ये वाटर निकलेगा और वाटर निकल के NO2+ बनेगा, बन गया इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इसी बेंजीन का NO2+ के साथ रिएक्शन होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम कार्बोकेटायन बनाएंगे और जो कार्बोकेटायन बनाएंगे तो यहाँ H और यहाँ हो गया NO2 और ये हो गया प्लस, ऐसे बनेगा। अब अगले स्टेप में इसी का रेजोनेंस कराएंगे, रेजोनेंस यहाँ कराएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देंगे और डिस्पर्स करते हुए हम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको बोल देते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो स्टेप 3 होते हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल बन गया, अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब तीसरा क्या है? डी प्रोटोनेशन। और जब डी प्रोटोनेशन कराते हैं तो इन्हीं में से कोई एक स्टेप उठा लो। जैसे मान लो मैं ये वाला ले लेता हूं, ये वाला आपने ले लिया,
ये ले लिया। अब डी प्रोटोनेशन, तो ये सब पर्टिकुलर कॉन्जुगेट बेस इसका बना हुआ है, यही कॉन्जुगेट बेस अब एज अ बेस करता क्या है, इसी प्रोटॉन को खींच लेता है और इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है और शिफ्ट होते हुए हमें मिल जाता है नाइट्रोबेंजीन। ट्विस्ट क्या है, हमने पूरी मैकेनिज्म क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 स्टेप में प्रोसीड करते हैं। पहला फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, जो कि एसिड बेस रिएक्शन है, ये काम कर रहा है एक एसिड का और ये काम कर रहा है एक बेस का। तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, फास्ट होगा। ये सोचो यहाँ की कहानी में आपने लिया है और एरोमेटिक कैरेक्टर तोड़कर ये कंपाउंड बना रहे हो, तो ये जो स्टेप है, ये स्टेप क्या होता है, स्लो होता है। और यहाँ पे फिर से नॉन एरोमेटिक को एरोमेटिक में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये स्टेप जो होता है, ये स्टेप क्या होता है, फास्ट होता है। अब यही हमारे काम का है, अगर स्टेप फास्ट होता है तो चाहे कहानी के अंदर किरदार में यहाँ पर H हो या D हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब यहाँ से आपने यहाँ लगा रखा है, यहाँ H ले रखा है, ये NO2 ले रखा है, यही बना रखा है। तो चाहे यहाँ कहानी में H लगा हो, चाहे यहाँ कहानी में D लगा हो, चाहे यहाँ कहानी में T लगा हो, ये हमेशा क्या होते हैं, फास्ट स्टेप होते हैं। और अगर ये आपका फास्ट स्टेप है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका तो ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि चाहे हम बेंजीन की बात करें, चाहे बेंजीन के हाइड्रोजन को डी से रिप्लेस करके इसकी रिएक्टिविटी की बात करें, चाहे इसके हाइड्रोजन को टी से रिप्लेस करके ट्राइटेनियम देते हुए और ट्राइटियम देते हुए अगर मैं रिप्लेस करके आंसर की बात करूं, तो तीनों का रेट क्या होने वाला है, बराबर। और जब तीनों का रेट बराबर होने वाला है तो जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर क्या होगा, सी। तो अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो बेटा कि ये स्टेप स्लो है और इस स्टेप में एच का, डी का, टी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये स्टेप फास्ट है, तो चाहे एच निकले, चाहे डी निकले, चाहे टी निकले, इसमें रेट के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं आएगी। और जब कोई डिपेंडेंसी नहीं आएगी, इसलिए कहानी में तीनों का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बराबर। लेकिन यही रिएक्शन अगर सल्फोनेशन होता और रिएक्शन आपका रिवर्सिबल है, वहां अंतर आएगा। इसलिए पहले H फिर D, बाद में T की बात करेंगे। बस में आगे बताइए, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपका क्वेश्चन है, फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग सल्फोनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिगार्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज ट्रू। ये ऑप्शन दे रहा है कि C6H6 तो बेंजीन है, ग्रेटर देन C6D6, हाइड्रोजन को D से रिप्लेस कर दिया है, ग्रेटर देन C6D6 ट्राइटियम से रिप्लेस किया है। बी में C6H6 लेस देन C6D6 लेस देन C6T6, यहाँ पे C6H6 बराबर है C6D6 से, बराबर है C6T6 से। यहाँ पे C6H6 लेस देन C6D6 ग्रेटर देन C6T6। एनालाइज करिए, सोचिएगा। फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन रिएक्शन इन्वॉल्विंग सल्फोनेशन, बात किसकी हो रही है, सल्फोनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिगार्डिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इज ट्रू। सोचिए सल्फोनेशन क्या है, सल्फोनेशन क्या है कि आपको कहानी के अंदर लेना क्या है, बेंजीन, लेना क्या है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके कोरोस्पॉन्डिंग बनाना क्या है, आपको बनाना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यही है सबसे पहला काम। जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हो तो क्या करते हो, फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, फिर क्या करते हो, अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, फिर क्या करते हो, डी प्रोटोनेशन, यही होगा। तो यहाँ अगर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो कहानी के अंदर एक सल्फ्यूरिक एसिड का काम कर लेगी, दूसरी सल्फ्यूरिक एसिड एक बेस का काम कर लेगी, और एसिड बेस रिएक्शन होते हुए यहीं से वाटर को निकाल देना है, और वाटर को निकालते हुए हमें क्या कर देना है, हमें इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कर देना है, यही बनेगा। क्योंकि इसमें भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, बाद में प्रोटॉन को निकल जाएगा और यहां से इलेक्ट्रोफाइल आपने बना दिया। दूसरा क्या है, अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। और जो अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल की बात करोगे तो कहानी के अंदर ये बेंजीन है, यही बेंजीन SO3 के ऊपर अटैक करता है, और अटैक करके कहानी के अंदर इस तरह का किरदार कहीं ना कहीं क्रिएट कर देगा, ये किरदार बन गया। तीसरा क्या है, डी प्रोटोनेशन। और जब डी प्रोटोनेशन होगा तो इसका मतलब कहानी के अंदर से ये जो H है ये आपका SO2 है, ये आपका O- है, ये प्लस है, यही इसके प्रोटॉन को खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट हो जाता है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको यहाँ से ये कहानी मिल गई। तो ये तो स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल और डी प्रोटोनेशन। लेकिन इस कहानी का ट्विस्ट क्या है,
इस कहानी का ट्विस्ट है बेटा कि रेट ऑफ जो रिएक्शन सल्फोनेशन रिएक्शन है, ये सल्फोनेशन रिएक्शन रिवर्सिबल है। और जो सल्फोनेशन रिएक्शन रिवर्सिबल है तो इसका तो यहाँ सबस्ट्रेट है बेंजीन, और इसी बेंजीन के ऊपर आपने ये इलेक्ट्रोफाइल डाला है, ये इंटरमीडिएट बना है, मतलब सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपने बना दिया है। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाकर H और यहाँ SO3 और यहाँ पे निगेटिव ऐसे आपने बना रखा है। और जब ये बना रखा है और अगले स्टेप में ये कहीं ना कहीं किस में कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्ट करेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड में, ये कन्वर्ट करेगा। और जब ये कन्वर्ट करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे इस H को तोड़ना, यहाँ अगर D होता D को तोड़ना, यहाँ अगर T होता T को तोड़ना, इसमें अंतर की बात करेंगे। क्यों करेंगे कि इसमें हमें मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी आपको इतनी तो देनी है, और जब मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी इतनी देनी है तो इसका H के बॉन्ड को तोड़ना, D के बॉन्ड को तोड़ना और T के बॉन्ड को तोड़ने में रेट में अंतर आएगा। और जब रेट में अंतर आएगा तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू कार्बन ड्यूटेरियम, एज कम्पेयर टू कार्बन ट्राइटियम। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी H होगा तो ज्यादा होगा, फिर D होगा तो उससे कम होगा, और T होगा तो सबसे कम होगा। यही आपको देख लेना है। तो पहले बोल रहा है इसका ज्यादा, फिर इसका कम और इसका सबसे कम, तो यही हमारा आंसर है। तो याद रखिएगा कि जब नाइट्रेशन की बात करें तो उस केस में तीनों का रेट बराबर होता है, चाहे H हो, चाहे D हो, चाहे T हो। लेकिन अगर सल्फोनेशन की बात करें तो सल्फोनेशन रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं, और जो रिवर्सिबल होते हैं तो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ड्यूटेरियम, कार्बन ट्राइटियम के बॉन्ड को तोड़ने में स्ट्रेंथ की बात आएगी। और जब स्ट्रेंथ की बात आएगी इसमें पहले बात करेंगे H की, फिर बात करेंगे D की, फिर बात करेंगे T की। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।